हर इतवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नज्म। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं। नाज़रीन, तारीख के सुनहरे पन्नों में दर्ज है ख़वातीन की अज़मत और उनके क़िस्से। जी हाँ, शायरों ने भी अपने तख़य्युलात में उनके हुस्न को जगह दी, नगमा निगारों ने भी उन्हें अपनी शायरी में शामिल किया। खैर, कहना हम ये चाह रहे हैं कि हर शोबे में ख़वातीन पेश रही हैं। जदीद दौर में भी अगर हम देखें तो घर की चार दीवारी से निकलकर वो मुआशरे में कलीदी किरदार भी निभा रही हैं। लेकिन हम ख़वातीन की एक फितरत है, और वो ये है कि हम अपनी ज़ात से बढ़कर और अपनी बिसात से बढ़कर जिम्मेदारियां अपने ऊपर ओढ़ लेती हैं और काम सर अंजाम देने की कोशिश करती हैं। और ये जो जिम्मेदारियों का पुलिंदा है वो रोज़ खुलता है, और रोज़ हम ये सोचती हैं कि आज नहीं, कल से अपनी सेहत पर ध्यान देंगे और ख़ुद पर ध्यान देंगे। लेकिन वो जो कल है ना, वो कभी नहीं आता है। यानी यूं कहा जाए कि घर के जो दूसरे अफराद हैं, अपने ख़ानदान की देखभाल में हम खुद क्यों और अपनी सेहत को नज़रअंदाज करती ही चली जाती हैं। और उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन ताख़ीर हो चुकी होती है। हम यूं कहें कि हम ख़वातीन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई तरह के पड़ाव से गुजरती हैं, और कई तरह के मरहले हमारे सामने दरपेश आते हैं जिनसे हम गुजरती हैं और परेशानियों का सामना भी करती हैं, और इन सब में कहीं ना कहीं हमारी सेहत पीछे छूट जाती है। तो नाज़रीन, आज हम ये बात इसीलिए कह रहे हैं कि जदीद दौर में देखें तो ख़वातीन से जुड़े कई तरह के मुख्तलिफ अमराज सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं परेशानी पैदा हो रही है घरों में, कुनबों में, ख़ानदानों में। क्योंकि एक घर की सजावट में, एक घर को संभालने में, घर के जो अफराद हैं उन्हें संभालने में कहीं ना कहीं ख़वातीन बहुत अहम किरदार निभाती हैं। तो आज का जो हेलो डॉक्टर का ये ख़ास शुमारा है वो इसी पर मबनी है कि कैसे हम ख़वातीन अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रख सकती हैं, दूसरों को भी नज़रअंदाज ना करें, लेकिन अपनी सेहत को भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। तो इस ख़ास एपिसोड में हम ये सब बातें जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, जिन्हें हमने मदऊ किया है अपने स्टूडियो में। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। आजकल जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनमें भी कई तरह के अमराज देखने को मिल रहे हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी कई तरह की परेशानियां पेश आ रही हैं, और क्यों आ रही हैं, क्या वजूहात है, सब जानेंगे। अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि अगर आप भी हमसे लाइव राब्ता कायम करना चाहते हैं और आज का जो स्पेशल ये मौजू है, टॉपिक है, इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमसे बेझिझक होकर हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। इससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ख़वातीन की सेहत के मसाइल निहायत अहम और मतनू होते हैं, जो इनकी जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। इन मसाइल को समझना और इनसे बचाव के मुअस्सर तरीके अपनाना हर खातून के लिए जरूरी है। ख़वातीन को अक्सर जिन बीमारियों का सामना करना होता है उनमें PCOS, थायराइड की खराबी, हमल से मुतालिक पेचीदगियां, दिल की बीमारियां और हड्डियों की कमजोरी शामिल है। PCOS एक हार्मोनी मसला है जिसमें बच्चेदानी में पानी से भरे छोटे छोटे थैले बन जाते हैं, जो माहवारी में बेतरतीबी और बांझपन का सबब बन सकते हैं। थायराइड की बीमारी में गुदूद की कारकर्दगी मुतासिर होने से जिस्मानी निजाम थ्रम हो जाता है। हमल के दौरान हार्मोनी तब्दीलियां, इन्फेक्शन या ग़िज़ाई कमी बाज़ औक़ात पेचीदगियों को जन्म देती हैं। दिल की बीमारियां अक्सर गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, जिस्मानी सुस्ती,
जहनी दबाव और जीनियाती असरात की वजह से पैदा होती हैं। इसी तरह हड्डियों की कमजोरी खास तौर पर उम्र बढ़ने और कैल्शियम की कमी के बायस खवातीन में आम हो जाती है। इन मसाइल की बुनियादी वजूहात में हार्मोनी अदम का तवाज़ुन, नाक़िस ग़िज़ाई आदात, सुस्त तर्ज़े ज़िंदगी, ज़हनी तनाव, नींद की कमी और वर्जिश का फुक़दान शामिल है। उम्र के साथ आने वाली जिस्मानी तब्दीलियां भी इन बीमारियों की शिद्दत को बढ़ा देती हैं। इन अमराज से बचने और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि ख़वातीन मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, बाकायदगी से वर्जिश करें, ज़हनी सुकून का ख्याल रखें और नींद पूरी करें। साथ ही वक्त पर तिब्बी मुआयना और इलाज करवाना भी निहायत अहम है, ताकि किसी बीमारी को शिद्दत इख्तियार करने से पहले रोका जा सके। सेहतमंद तर्ज़े ज़िंदगी न सिर्फ बीमारियों से बचाव में मददगार है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में तवानाई और खुशी का बाइस भी बनती है। तो जैसा कि इस खास रिपोर्ट में भी हमने फरहान देखा कि जो ख़वातीन हैं उनकी जो मुकम्मल ज़िंदगी का एक सफ़र है वो अलग अलग तरह के पड़ाव से गुजरता है, जिसमें ज़हनी हो, चाहे दिमागी हो, चाहे जिस्मानी हो, तरह तरह के मसाइल को वो जूझती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं और कहीं ना कहीं अपनी सेहत से गाफिल हो जाती हैं। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे माशरे में जो ख़वातीन हैं उनकी एक ख़ास अहमियत है। वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही खूबी के साथ निभाती हैं। अगर एक माँ की बात की जाए तो माँ अपनी औलाद को सही रखने के लिए हर वो काम करती है जो वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके करती है, यानी कि कुर्बानी दे के करती है। रात भर जाग कर अपने बच्चों को देखती है। शौहर की बात की जाए तो शौहर के लिए जो उसकी खातून है, जो उसकी शरीक हयात है, वो सारा वक्त उसके लिए सोचती है, उसके बारे में उसकी मदद करती है, उसका हर तरह से शाना बशाना साथ चल के साथ देती है। किसी बहन की बात की जाए तो बहन अपने भाइयों के लिए पूरी तरीके से एक मोहब्बत रखती है, पूरी तरीके से उनके लिए ईमानदारी के साथ पूरा साथ निभाती है। तो हमें समझना चाहिए जो हमारे माशरे की ख्वातीन हैं वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं और ज़रूरी है उनको ख्याल रखना चाहिए। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी हमारे साथ जो भी रिश्ते में कोई खातून है उसका पूरा ख्याल रखें, उसकी सेहत का ख्याल रखें। तो आज इस खास मौजू पर जो वुमेन हेल्थ पर बात की जाएगी, उनके जो सेहत है उसके लिए अवेयर रहने की बात की जाएगी। जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आपका उनसे हम तारुफ करा देते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर अजय शुक्ला जो कि डायरेक्टर हैं, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, एमिनेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। आपका बहुत खैर मकदम प्रोग्राम में शिरकत के लिए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर स्तुति गुप्ता जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया ILBS दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरम नाहिद जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी मेटाबॉलिज्म एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद मैं शुक्रगुजार हूं। आप प्रोग्राम में हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है खातून को लेकर, ख्वातीन को लेकर कि वो अपनी सेहत को लेकर बेदार रहें और कौन कौन से जो अमराज हैं उनको घेर लेते हैं और किस तरह से उन्हें उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो आज इस जो हम बात करेंगे यहाँ पर शुरुआत बातों की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर अजय शुक्ला आपसे। पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है जो हमारे माशरे में ख्वातीन हैं वो हड्डियों के दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं। आप एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है, पिछले कुछ वक्त से क्यों ये हड्डियों का मर्ज बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे कोई ख़ास वजह है तो उस पर रोशनी डालिए डॉक्टर अजय शुक्ला। असल में हड्डियों का जो दर्द है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि जोड़ों का दर्द होता है। हमारे यहाँ लोगों को जो तकलीफ़ है वो ख़ास तौर से एक उम्र के बाद उनके घुटनों में, उनके हाथों में, कलाइयों में, इस टाइप के जोड़ों में ज़्यादा होती है। जो हड्डियों में दर्द की आपने चर्चा की वो भी है, उतना कॉमन नहीं है, बट वो है जिसमें कि लोग अपने खान पान पे ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। तो उनके खाने में अगर विटामिन डी वगैरह की डेफिशिएंसी रहती है तो उसमें फिर एक ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी होती है जिसमें कि
हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द भी होता है लोगों को। बट जो बहुत एक गंभीर जो मैं कहूँगा मर्ज़ है जी, वो एक ऐसा मर्ज़ है जो कि आपको ना दर्द देता है, ना आपको कुछ बताता है, ना उसमें कोई लक्षण होते हैं। जी, बट जिस दिन आपकी हड्डी टूटती है उस दिन आपको पता चलता है कि वो मर्ज़ आपको है, और वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जी। और वो जो है महिलाओं में बहुत देखने को मिलता है। जी। आपने ऑस्टियोपोरोसिस की बात की डॉक्टर साहब, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? ये तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि विटामिन की कोई कमी है, या जो ग़िज़ाइयत है, जो खाना पीना है, न्यूट्रिशन है, उसकी कमी है, या क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर है? क्यों ये मर्ज़ इतना ज़्यादा पनपता जा रहा है हमारे माशरे में? पहले तो देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज की बात करें तो ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा, इस पर बात भी हो रही है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं, और ये मर्ज़ देखने को भी मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है डॉक्टर साहब? असल में ऐसा है कि जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो लगभग 20-30 साल की उम्र तक हमारी हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होती हैं, और 20 से 30 साल की उम्र में हमारी हड्डियां सबसे ज़्यादा ठोस और मजबूत हर इंसान में होती हैं। जी। और उस 30 साल की उम्र के बाद, 30-35 साल के बाद लोगों की हड्डियां धीरे धीरे समय के साथ कमज़ोर होने लगती हैं। और महिलाओं में ख़ास तौर से जब वो मेनोपॉज होता है जी। तो लगभग 60 साल की आयु के बाद उनकी हड्डियां बहुत तेज़ी से जी। उसमें कमज़ोरी आती है। जी। और आदमियों में लगभग 70 साल की उम्र के बाद काफ़ी उनकी भी हड्डियों में कमज़ोरी आती है। जी। तो ये जो है होता ही है सबको, ओके। मतलब किसी को ज़्यादा किसी को कम। जी। और इतना ज़्यादा कॉमन है कि 60 साल की उम्र के ऊपर लगभग आधी महिलाओं को जी। ये समस्या होती है, और 1/4 आदमियों को भी ये समस्या होती है। ओके ओके, राइट। जी, तो ये तो हुई डॉक्टर साहब बोन हेल्थ की बात। अब ज़रा डॉक्टर स्तुति हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। एक बहुत ही आम सी बात हो रही है आजकल, जो देखने को मिल रही है ख़ासतौर एडोलेसेंट एज में लड़कियों में, कि मोटापा यानी ओबेसिटी बहुत ही आम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पैक्ड फूड है या फैंसी फूड्स हैं, जंक फूड है, इसके लिए ज़िम्मेदार माने जाते हैं। और क्या क्या वजूहात हैं? और इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इसके बरक्स अगर हम देखें, जब मोटापा हो जाता है लड़कियों को तो वो बड़ी कॉन्शियस भी हो जाती हैं और किस्म किस्म की डाइट लेने लगती हैं, जिससे कि न्यूट्रिशन वैल्यू का जो ग्राफ है वो नीचे आने लगता है। वो कितना गलत है ये भी आप आज यहाँ वाजे करें। एडोलेसेंस में ओबेसिटी बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में। इसका मेजर पार्ट हमारा एक तो एनवायरनमेंट बहुत रोल प्ले करता है। हम स्कूल में देखते हैं तरह तरह के खाने, हमारे कैंटीन में, हमारे एनवायरनमेंट में हम जंक फूड खाते हैं। घर का बना हुआ खाना मोस्टली स्किप हो जाता है लंच टाइम में। और हमारी एक्सरसाइजेस, स्कूल में भी पढ़ाई, इतना कंपटीशन है कि पढ़ाई के चक्कर में हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डेवलप कर जाती हैं। अनीमिया इतना कॉमन है जिसकी वजह से जंक फूड से सब कुछ रिलेटेड है। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट नहीं है, इतना स्ट्रेस है बच्चों में। और ओबेसिटी से बहुत सी चीज़ें रिलेटेड है, जैसे प्रीमैच्योर मेंसेस हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं इन बच्चों में। और इनकी बॉडी इमेज इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं इनमें कि इट कैन लीड टू मेंटल हेल्थ डेटेरिएशन ऑल्सो। मेंटल हेल्थ की आप बात करी, कई बार अगर मोटापे से लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो डिप्रेशन में भी जाती हुई देखी गई हैं, एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाती हैं। बहुत सारी ईटिंग डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड हैं, जैसे बुलीमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये अपने आप को बिंज ईटिंग करती हैं, उसके बाद बुलीमिया की शिकार होती हैं, जिसकी वजह से बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। ये फीमेल्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो एडोलेसेंस में पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि इनसे रेगुलर बात करना है, इनकी काउंसलिंग करानी है, इनको न्यूट्रिशन पे काउंसलिंग दिलवानी है, इनको एक्सरसाइज के ऊपर अवेयर करना है, इनको बेसिकली इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास, एडोलेसेंस एज के पास होनी चाहिए कि हमें अपने वेट मैनेजमेंट को
में ध्यान में रखना है पढ़ाई के साथ साथ। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एडोलेसेंस एज में ही वालिदैन को खास नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है कि उनकी बच्चियों का जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है, कि उनकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब तो नहीं है, उन्हें सही और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। डॉक्टर इरम, आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल है। एनीमिया, मोटापे की बात हो गई है, खून की कमी। बहुत सी बच्चियों को और उनके वालिदैन को शुरुआत में पता ही नहीं चलता कि बच्चियों में खून की कमी हो रही है और वो सुस्त दिखने लगती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, चेकअप भी कराने के लिए यहाँ तक कि वो लेकर नहीं जाते हैं। तो ऐसे में वालिदैन को क्या करना मतलब चाहिए कि ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं उनकी वो कैसे पूरी करने की ज़रूरत है, उनको अवेयर करने की, बेदार करने की ज़रूरत है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अनीमिया बहुत ही कॉमन है, स्पेशली यंग गर्ल्स में। सबसे बड़ा कारण इसका एक तो ये है कि जब प्यूबर्टी आती है यंग गर्ल्स में, व्हेन दे स्टार्ट हैविंग मेंसेस, तो एक तो हमारा ब्लड लॉस भी हो रहा है, दूसरा ग़िज़ा की आपने बात की, तो आजकल डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो बाहर की चीज़ें ले रहे हैं, स्पेशली बर्गर, पिज़्ज़ा और द जंक फूड, जिसमें आयरन की मात्रा बहुत कम होती है। तो हमें या पेरेंट्स को या बच्चों को ये बात समझानी होगी कि वो ज़्यादा घर का बना हुआ चीज़ें लें, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो बच्चे यूजली, इवन बड़े भी अवॉइड करते हैं। दैट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन। तो वो घर की बनी हुई डाइट लें, दूध वगैरह रेगुलर लेना है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनीमिया, बिकॉज अगर अनीमिया परसिस्ट कर रहा है देन दे विल रीच द एज की उनकी शादी हो रही है एंड उसी अनीमिया के दौरान वो प्रेगनेंसी भी हो गई, और एक बार अनीमिया में प्रेगनेंसी हो गई तो वो बच्चे पे भी असर करेगा, बच्चे की ग्रोथ भी कम होगी, प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये सब एक पूरा स्पेक्ट्रम है जो चलता जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को ये बात समझना कि बच्चों को, स्पेशली बच्चों को घर की डाइट दें और हरी सब्जियां, साग, दाल, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें रेगुलरली। जितनी भी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसके लिए हरी सब्जियां, फ्रूट्स हैं और घर का बना खाना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं कि वो क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। हेलो जी, हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। जी जी बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब ने कहा है 67 के बाद सबके दर्द हो जाता है जी, हड्डियों के लिए, लेकिन ऐसे भी जो लोग हैं 95 लोग उनको कुछ नहीं आ सकती, और कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, सब कुछ लेने के बाद भी हड्डियों में दर्द रहता है जी, तो उनकी वजह क्या है? अच्छा डॉक्टर साहब जी, जैसे मैंने कहा कि जो दर्द आपके घुटने में है, जोड़ में है कि हड्डी में हो रहा है? हड्डियों की मसल्स में जैसे पेन रहता है ना, नकल्स में ना, तो हाँ, तो नकल्स का जो पेन है, आपकी उम्र कितनी है? 60। हाँ जी। तो असल में जैसे घुटनों में आपने गठिया की बात सुनी होगी, वैसे नकल्स में भी गठिया काफ़ी कॉमन है। तो आपको गठिया है, कब से है, कितने साल से है ये तकलीफ आपको? 36 ईयर्स में मेनोपॉज हो गई थी मैं, उसके बाद मुझे थोड़ा सा मुझे डॉक्टर ने कहा था कि रिप्लेसमेंट करवा दूंगी, लेकिन मैंने कहा, बहुत से डॉक्टर ने कहा आपकी कोई उम्र नहीं है, आप ठीक हो, मैं ठीक है, नहीं करवाना, आप उससे सब कुछ है। लेकिन उसके बाद नी में तो कुछ दर्द नहीं है मेरे को कभी भी, लेकिन क्या होता है सामने अकड़ी रहती है। तो वही है कि असल में जो गठियाँ हैं ये 200 से ऊपर किस्म की होती हैं, और आपको अगर बहुत साल से है ये गठिया और ख़ास तौर से हाथ में है, नकल्स में है, तो आपको इसकी जांच करानी चाहिए कि कौन सी किस्म की ये गठिया है आपको, और फिर हर गठिया का इलाज भी अलग होता है। और लेडीज़ में ख़ास तौर में जिनमें दोनों हाथों में और नकल्स में पेन होता है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत कॉमन है। तो आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा, किसी डॉक्टर नाग, एम्स का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कहीं कोई नहीं छोड़ा, जिसने 2 टेस्ट का सब लिखवा चुकी मैं। तो सब डॉक्टर ये कहते हैं आपको कुछ नहीं है, उन्होंने ज्वाइन खाली पेट में डोज देते हैं, वो दी हुई है विटामिन डी कहते हैं।
तो आपने अगर सारे स्पेशलिस्ट को दिखाया तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपका दर्द इतना ज़्यादा है कि आपको कोई उसके लिए दवाई खाने की आवश्यकता पड़ती है कि आप 15 दिन में एक बार बस पेन किलर खाना पड़ता है? अच्छा, अदरवाइज नहीं। और सुबह जो आपके जोड़ आप बता रही अकड़ जाते हैं, ये कितनी देर तक अकड़े रहते हैं? ये जब तक चलती फिरती नहीं होती ना। हाँ, तो कितनी देर? 15 मिनट, आधा घंटा? 7 मिनट। तो फिर तो आपको ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हम लोग जो स्टिफनेस को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो अगर आपका जो स्टिफनेस है वो 1 घंटे के ऊपर की रहती है, और अगर आपको पेन किलर लगभग डेली खाने पड़ते हैं, तो आपको हो सकता है कि जैसे और लोगों ने आपको समझाया हो कि ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत माइल्ड किस्म की आपको प्रॉब्लम है। तो सुबह के टाइम ज़्यादा होता है, शाम के टाइम ज़्यादा होता है? ये समस्या आपको सुबह ज़्यादा होती है? संपर्क कट ये मेरे ख्याल से हाँ, कनेक्शन कट हो गया है जी। और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो भी आपको ताकीद की है, सलाह दिया, आप उसको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर शुक्ला, आप ही की तरफ मैं यहाँ आना चाहूँगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम है आम है, देखने को मिलती है। ये मर्दों में भी हो सकती है, औरतों में तो ज़्यादा होती है, खैर ये अभी सभी लोग जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, या फिर ये बीमारी बिल्कुल भी ना हो, क्या कोई तरीका नहीं है? क्या कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई प्रिकॉशनरी स्टेप है, कुछ है, कुछ बताना चाहेंगे इसके लिए? या तो असल ग़िज़ाई न्यूट्रिशन का कोई इसमें रोल है कुछ? जी, तो असल में ये क्या है कि आप जो है ना, जो आपकी जो हड्डियों की सेहत है जी, आप उसको अगर एक बैंक से अगर आप कंपेयर करें जी, तो इस तरह से जैसे कि बैंक में अगर आपके पैसे ज़्यादा हैं जी, तो वो निकलते हैं तब भी आपके पास काफ़ी मात्रा में पैसे रहते हैं, अगर पैसे ज़्यादा हैं शुरू में जी। और अगर शुरू में ही पैसे कम हैं और उसी स्पीड से निकलते हैं तो बैंक जल्दी खाली हो जाता है जी, अकाउंट जल्दी खाली हो जाएगा, बैंक तो नहीं होगा। जी जी, सॉरी, अकाउंट आपका जल्दी खाली हो जाएगा। तो वैसे ही एक इंसान की जो हड्डियां हैं, जी सर, मैंने जैसे बताया 20 से 30 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा डेंस, घनी होती हैं, सबसे ज़्यादा ठोस होती हैं जी। तो उस समय अगर आपकी हड्डी बहुत ठोस है जी, तो उसको फिर कम ठोस होने में ज़्यादा समय लगेगा, और अगर उसी समय शुरुआती में ज़्यादा अच्छे से नहीं डेवलप हुई, ज़्यादा ठोस नहीं हुई, तो ज़्यादा जल्दी से उसमें पतलापन, खोखलापन आना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर होने लगेंगे। तो इसलिए हम जो है, अब जो है हम लोग तो जैसे बहुत लोग अब 50 साल के ऊपर की उम्र के। थोड़ा सा आपको रोकूंगा, अभी एक कॉल आ गई है, जरूर अभी बात करेंगे आपसे, जारी रखिए बात। हेलो हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, अभी कांटेक्ट नहीं हो पा। हेलो हेलो, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है कि हमारा जो कांटेक्ट है हो नहीं पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखिए। जी, तो मैंने कहा जैसे हम लोग तो कई लोग जो हैं, हम लोग ज़्यादा उम्र के हो गए, बट हम अपने बच्चों पे ध्यान दे सकते हैं कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ज़्यादा आउटडोर स्पोर्ट्स जो आजकल बच्चों ने बहुत कम कर रखा है, तो वो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ताकि उनका जो बोन्स का डेवलपमेंट है 20 से 30 साल की उम्र में काफ़ी अच्छा हो। राइट। तो शुरुआत यहाँ से, उसके बाद आप जो है जैसे आपकी उम्र बढ़ती है जी, तो अगर आपको कोई फ्रैक्चर होता है जिसको डॉक्टर कहते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर जी, तो आपको पहले ही सतर्क होने की ज़रूरत है जी। या आपके फैमिली में ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री है, या आपको कोई ऐसी बीमारी है या दवाई है जिससे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो भी सकती इफेक्ट करती है। जी हाँ, कई दवाइयाँ तरह की दवा, क्या ब्लड प्रेशर की या शुगर की या कौन सी ऐसी दवाएं हैं?
जो कॉमन दवाइयाँ जो असर करती फोन हैं, बार बार मिल भी रहा है, कट भी रहा है। हेलो हेलो हेलो, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो रही है जी, बताएं। जी, जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं। अच्छा, स्टेरॉइड्स हड्डियों को खोखला करते हैं। गैस की जो लंग्स दवाइयाँ वगैरह हैं, के लिए स्टेरॉइड चलते हैं, उसके लिए भी वो जी भी हाँ, हो सकते हैं इसके लिए? वो जिम्मेदार? डिपेंड करता है आप किस फॉर्म में लेते हैं। जो ओके। सबसे ज़्यादा नुकसान करता है जी, अगर आप स्टेरॉइड मुंह के द्वारा लेते हैं, वो नुकसानदेह है। या जी, ओके। जैसे आप अगर स्टेरॉइड को लोकली इंजेक्शन या कोई स्प्रे या नेबुलाइजर उस फॉर्म में लेते हैं, वो उतना नुकसान नहीं करते। ओके ओके। अब जो गैस की दवाइयाँ हैं, जी, एंटासिड्स हैं, वो बहुत ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकती हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि गैस की दवाई तो सभी लोग आज के बहुत वक्त कॉमन में लेते हैं जी। या एसिडिटी की, या डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कोई ब्लड प्रेशर की अगर मेडिसिन चल रही है, शुगर की चल रही है, सुबह में आप एक ले लीजिए, वो बता रहा है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, बहुत इंडाइजेशन हो रहा है, तो बहुत लोग लोग कहते हैं, डायरेक्टली और लोग ले भी रहे हैं, हमारे आसपास ही नजर आते हैं ऐसे लोग। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे जो सीजर्स, जो दौरे पड़ते हैं, जी। उसकी दवाइयाँ से हो सकता है। ओके। जो एंटी कोआगुलेंट्स हैं, उनसे जी। हो सकता है। जी। तो बहुत सारी तो दवाइयाँ डॉक्टर साहब, हैं। ये तो बहुत ही समझने की जरूरत है, अगर इस तरह की परेशानी हो सकती है और मर्ज भी, अमराज भी मुख्तलिफ तरह के हैं पेशेंट को, तो ऐसे में क्या करे कि वो ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचे और उसके जो दूसरी तरह के अमराज की जो मेडिसिन चल रही है वो भी चलती रहे। थोड़ा सा इसमें ये बताइए डॉक्टर साहब। तो अगर आपको इस टाइप की दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से राय लें, मशवरा करें कि हमें जो है हमारी हड्डियों पे इसका फ़र्क पड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। ओके। तो हो सकता है कि वो आपका टेस्ट, जो इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है, जी। डेक्सा स्कैन पहले कराएं। हो सकता है और भी जो टेस्ट होते हैं इसके साथ में, खून वगैरह के, वो कराएं। उनसे उनको लगे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, तो फिर उसको ठीक करने के लिए या उसको एक प्रकार से चेक करने में कि ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े, वो आपको उपाय बताएंगे। कोई हो सकता है एक्सरसाइजेस, दवाइयाँ। ओके ओके। तो इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो परेशानी है काफ़ी हद तक मैनेज की जा सकती है। जी, राइट। बहुत खूब डॉक्टर साहब। डॉक्टर स्तुति, अभी आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि ख़वातीन कितनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभाती हैं और ना सिर्फ बाहर की बल्कि घर के भी सारे प्रेशर्स हो उन पर ही मोस्टली रहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी सेहत है उसे नज़रअंदाज करती रहती हैं। छोटे छोटे सिम्टम्स भी सामने आते हैं। अगर इसी सिलसिले में बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की जुड़ी है, सर्विक्स कैंसर, इस तरीके की जो मौजूआत हैं, बहुत इशूज़ सामने आ रहे हैं आजकल, ख़वातीन इससे दो चार हो ही रही हैं। तो क्या हम घर में भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं? इससे पहले कि मैं आपसे सवाल मुकम्मल करूं, एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ मिल रही है? जी, इस्तकबाल है आपका हमारे शो में, सवाल पूछिए। मैम, हमें हमारे सिस्टर के बारे में पूछना है। उनकी एज 39 ईयर्स है। जी मैम, उनको लगता है कि उनका खाना नहीं पचता है, वो सारे प्रिकॉशन लेती हैं, अच्छे से हेल्थी हैं, फाइबर भी अच्छे से खाती, पानी भी अच्छे से पीती, एक्सरसाइज भी करती और हल्का खाना भी खाती, फल सलाद सब खाती हैं। जी जी। मैम, उनको लगता है उनका खाना नहीं पचता, उनको बताइए कब्ज, गैस वगैरह सब लगती है। तो जो गैस्ट्रो वाली मैम है और एंडोक्राइनोलॉजी वाली मैम है, उन दोनों से हमें पूछना है कि कौन से ऑर्गन से खाना पचता है और वो क्या उपाय करें हमारी दीदी की उनका खाना पचे और ये सब प्रॉब्लम ना हो। जी डॉक्टर स्तुति, जो भी आपने सिम्टम्स बताए हैं उनको डिस्पेप्सिया कहते हैं। मोस्टली लिवर और गॉल ब्लैडर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बावल हेल्थ, गट की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो भी सिम्टम्स होते हैं, अगर जैसे कि एक तकलीफ होती है फैटी लिवर, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, उसमें फ़ैट डिपॉजिट हो जाता है लिवर के अंदर काफ़ी मात्रा में, तो वो जो एंजाइम्स होते हैं जो हमें डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो बन नहीं पाते, और जो उन एंजाइम्स को स्टोर करता है उसको बोला जाता है पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर, जो कि उन एंजाइम्स को रिलीज़ करता है। फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड रहती हैं, वो पानी टाइम से नहीं पीती, वो खाना नहीं खाती, वो नाश्ता स्किप कर लेती हैं, उसकी वजह से बहुत सारा कारणों की वजह से उस पित्त की थैली में पथरी बन जाती है, जिसकी वजह से वो एंजाइम गट तक पहुंच ही नहीं पाते डाइजेशन के लिए।
तीसरा आपकी गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम से खाना नहीं खा रहे तो आपके गट में जो अच्छे बैक्टीरिया होने चाहिए, जो अच्छे फ्लोरा होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो इन सब कारणों की वजह से डिस्पेप्सिया एक बहुत कारण है। दूसरा, अगर आप बहुत ही स्पाइसी फूड ले रहे हैं या बहुत ही फ्राइड फूड ले रहे हैं तो उसको भी पचाने में बॉडी को जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हाई रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा, वो खाना पचाने में बॉडी को एक नेचुरल दिक्कत आती है जिसकी वजह से ये सब तकलीफ़ें आती हैं। तो मैनेजमेंट में एक ही बात है, वेट मैनेजमेंट आपको इम्पॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हैं सोच के खाइए, फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए, स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए, खुद बहुत सारा पानी पीजिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए। लिवर के मैनेजमेंट के लिए एक होल ग्रेन और होल फूड का कॉन्सेप्ट है। अपने आसपास के न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए, प्रॉपर स्क्रीनिंग कराइए, अपने जो गैस्ट्रो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाइए। ये तकलीफ़ बहुत कॉमन है और बहुत ही इजीली हैंडल की जा सकती है। जी, बहुत कॉमन है और बहुत ही इजीली हैंडल की जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप मुतमईन होंगी डॉक्टर के इस जवाब से। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर इरम, आपकी तरफ आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे थायराइड से जुड़ी बात। थायराइड जो हर दूसरी औरत को या खातून को देखने को मिलता है, छोटी छोटी बच्चियों में आजकल पाया जा रहा है, तो पहले तो बताइए कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ये इतना ज़्यादा मर्ज जो है वो पनप चुका है, साथ ही प्रेगनेंसी पर इसका क्या असर पड़ता है या होने वाले बच्चे पर इसका क्या असर हो सकता है, या अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका थायराइड कितना मेंटेन होना ज़रूरी है ताकि बच्चे पर कोई असर ना पड़े। बिल्कुल सही बात कही। आजकल बहुत कॉमन है कि थायराइड डिसऑर्डर्स बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है, एंडोक्राइन कारण है। ठीक है, तो इसका मैं बताना चाहूँगी कि मेनली ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। हमारे इन्वायरमेंट के कारण हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनते हैं, वो हमारे थायराइड को अफेक्ट करते हैं, तो हमारी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन बनना कम हो जाता है। ये बहुत ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इसका एक है कि हम रिप्लेसमेंट ले लें, हमारे शरीर में थायराइड नहीं बन रहा है तो हम ये थायराइड की गोली लेंगे। तो ये स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, छोटी लड़कियों के लिए, क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब उनको, कई लड़कियों में होता है कि मेंसेस जल्दी स्टार्ट हो गए या मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो उन लड़कियों में थायराइड जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मेंसेस एबनॉर्मल होने का। मेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली हाइपोथायराइड, मतलब जब थायराइड हार्मोन की कमी है उस समय, तो थायराइड हार्मोन का जांच कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप है फीमेल्स में, प्यूबर्टी जो हमने बात कर ली। दूसरा है प्रेगनेंसी। तो अगर कोई महिला जो ऑलरेडी हाइपोथायराइड है, वो थायराइड की गोली ले रही है, और उसको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उसको अपना थायराइड फंक्शन पहले ही कराना है, बिफोर प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले उसका थायराइड नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मतलब जो हमारा TSH वैल्यू है 2.5 से कम होना चाहिए, तभी उसे प्लान करना है। अदरवाइज अगर उसे प्लान कर लिया तो बच्चे पे असर आ सकते हैं। अब बच्चे पे क्या असर आते हैं, तो बच्चे पे बहुत सारे असर आ सकते हैं। अगर, क्योंकि बच्चा इनिशियल 12 हफ्ते तक माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है थायराइड के लिए, क्योंकि बच्चे की अपनी थायराइड ग्लैंड जो बनना शुरू होती है 12 से 20 हफ्ते के बाद होती है। तब तक के लिए माँ के हार्मोन से ही बच्चे को हार्मोन जा रहा है, क्योंकि माँ खुद हाइपोथायराइड है, हम उसे गोली दे रहे हैं, अब बच्चे को भी हार्मोन चाहिए, तो गोली की मात्रा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में। इसलिए पहले तो प्रेगनेंसी में कंट्रोल होना चाहिए, 2.5 से कम होना चाहिए TSH। उसके बाद वो प्लान करे प्रेगनेंसी, और जैसे ही प्रेगनेंसी पता चली वो अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत मिलना है। हमें डोज बढ़ानी है, 20 से 30% डोज बढ़ती है, तो उस समय उन्हें मिलना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, हर 4 हफ्ते पे हमें प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्ट कराना है। अदरवाइज तो हम 3 महीने पे इज नॉर्मल कराते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में चूंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम हर 4 हफ्ते पे करा रहे हैं। अदरवाइज बच्चे का मेंटल IQ कम हो सकता है, बच्चा छोटा हो सकता है, बच्चे का जन्म जल्दी हो सकता है, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो सकता है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए उन महिलाओं को बहुत ज़रूरी है जानना कि उनका थायराइड कंट्रोल होना चाहिए। और तीसरा एज ग्रुप है, जब वो प्रेगनेंसी के बाद उन्हें बच्चे का भी टेस्ट कराना है अपना। तो जिस भी हॉस्पिटल में है जहाँ बच्चे की जांच थायराइड की होनी बहुत ज़रूरी है,
तो ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी। एक चीज और बताइए, आप यहाँ पे थायराइड की आप बात कर रही हैं, यहाँ पर ख्वातीन में ही क्यों ज्यादा थायराइड देखने को मिलता है, इनबैलेंस मिलता है इसका थायराइड? बिल्कुल अच्छी बात पूछी आपने। पहली चीज है सेक्स इटसेल्फ, जेंडर, महिला, जी, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ऐसा माना जाता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं थायराइड में, ओके, उसके कारण जो ऑटो इम्यून, एक और दूसरी चीज होती है ऑटो इम्यूनिटी। तो यूजली हर डिजीज, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीजेज है हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, तो जितनी ऑटो इम्यून डिसीज है ये सारी महिलाओं में बिकॉज ऑफ द मेन, बिकॉज दे आर फीमेल्स, उस वजह से ऑलरेडी प्रीडिस्पोजिशन ज्यादा होता है। इसीलिए आजकल या पहले भी हमेशा से थायराइड की जो बीमारी है महिलाओं में ज्यादा होती है। जी, ओके ओके। स्तुति जी, आपके पास यहाँ पर मैं आऊँगा। अभी बात महिलाओं की सेहत की हो रही है, ख्वातीन की हेल्थ की बात कर रहे हैं, उनके अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। एक मसला और बहुत हमारे माशरे में देखने को मिल रहा है पिछले कुछ वक्त से, वो है ओबेसिटी, मोटापा। ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हर तीसरी या चौथी महिला को, खातून को हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे आसपास, हमारे कुनबे में, हमारे घर में भी ये चीज़ें महसूस होती हैं कि महिलाओं में, लेडीज़ में मोटापा बढ़ता जा रहा है, जबकि वो काम, वर्कआउट भी पूरा करती हैं, काम में लगी रहती हैं घर के, या वुमेन अगर बाहर भी जा रही है वो बाहर के काम कर रही है। तो क्या रीज़न है? क्या ये ग़िज़ाइयत की कमी है, क्या एक्सरसाइज की कमी है, या किस तरह से आप अपनी राय देना चाहेंगे यहाँ पर? कहा जाता है कि भारतीय नारी सब पर भारी, और ये साक्षात रूप से सच हो रहा है। जी जी जी। मोटापे की बात करी जाए तो भारत देश तीसरे नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में। ओबेसिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये रियलाइज भी नहीं होता है, स्पेशली फीमेल्स को, क्योंकि वो एक केयर गिवर की तरह देखी जाती हैं। क्या पैरामीटर है इसका भी जरा सा बताइए, इस तरह से समझे कि हाँ मोटापे की तरफ हम जा रहे हैं। उसको बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है जी। उसको वेट और हाइट से देखा जाता है। ओके। तो एक पर्टिकुलर इंडियन फीमेल्स, इंडियन पॉपुलेशन में उसका वैल्यू 18.5 से लेके 23 तक नॉर्मल होता है। ओके। अगर 23 के ऊपर है तो ओबेसिटी की साइड, ओबेसिटी जी, मर्दों में भी औरतों में दोनों में BMI कांस्टेंट होता है। जी जी। फीमेल्स में ज़्यादा प्रीडिस्पोजिशन है ओबेसिटी का, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है जी। और जो ये सोसाइटल प्रेशर होता है जी। सब कुछ करना है, परिवार का केयर करना है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, बच्चों का केयर करना है, तो वो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती जी। घर का काम करना, बाहर का काम करना, ये सब वेट लॉस हमेशा एक डेडिकेटेड वर्कआउट के साथ ही मैनेज किया जा सकता है जी। ओबेसिटी फीमेल्स में एक और कारण है कि हम अपने मील स्किप करते हैं, हम टाइम पे खाना नहीं खाते हैं। ये भी गलत है अपना मील को जो स्किप करना है। लोग डाइट प्लान करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि डाइटिंग करें ये, और इससे वजन कम होगा, तो ये भी क्या गलत है? बहुत तरह के डाइटिंग प्लान्स हैं जी। लोग स्किप कर देते हैं लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, क्या उसके बारे में जरा सा बताएं। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम की चीज होती है। जी जी, बहुत सुनने में आ रही है आजकल, बहुत ज्यादा आम हो रही है ये। जी जी। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है। ओके। ये सब लोग ट्राई करते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिशनिस्ट से पूछकर आपके सूटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होनी चाहिए। आपके बॉडी का क्या किस सिस्टम है, आपका कितना मेक है जी। एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है, पीए शेप्ड ओबेसिटी होती है। आपकी बॉडी का क्या मेक है, आपके वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके ऊपर कोई भी डाइट प्लान मैटर करता है। तो खुद से कुछ डिसाइड ना करें, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और अपने लाइफस्टाइल को बताकर उससे पूछा जाए कि क्या डाइटिंग का प्लान या मेरे लिए क्या न्यूट्रिशन सूटेबल होगा, वो पूछा जाए। ओके। तो हर डाइटिंग खराब नहीं है और कोई भी प्लान खराब नहीं है अगर वो आपको सूट कर रहा है तो। ओके ओके ओके। बहुत अच्छे से आज तीनों एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। नाजरीन, ये हमारा जो प्रोग्राम है आज का, हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे माशरे की ख्वातीन हैं वो पूरी तरह से अपने सेहत के तई, अपने सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा बेदार रहें, समझें, और जो चीज़ें एक्सपर्ट्स ने बताई हैं वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। इसके अलावा भी जो चीज़ें वो जानती हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें। नींद की कितनी ज़्यादा अहमियत है हर खातून के लिए, पूरी तरह से नींद लें। ग़िज़ा की कितनी ज़्यादा अहमियत है उसको समझें, और जो जिस्मानी सरगर्मी यानी कि एक्सरसाइज है उसे भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर हमारी गुजारिश है, इन बातों का बहुत ख़ास ख्याल रखें।
हमारे एक्सपर्ट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया है। यहाँ पर ना अब हमारा ये एक आपसे गुजारिश है कि हमारी जो ख्वातीन हैं हमारे माशरे की, उनके लिए आप अपने पैगाम दें, अब बताएं कि कुछ मैसेज दें, बताएं कि क्या चीज़ें उनकी ज़िंदगी में अच्छा असर डाल सकती हैं। मैं डॉक्टर शुक्ला आपसे शुरुआत करता हूँ। अगर आपकी हड्डियां स्वस्थ हैं तो आपका जो शरीर का भार है वो ज़्यादा समय तक, ज़्यादा उम्र तक अच्छे से ढो सकती हैं, तो उसका ध्यान ज़रूर अच्छे से रखें। वेरी गुड, बहुत अच्छा पैगाम दिया है डॉक्टर शुक्ला ने यहाँ पर। अब स्तुति जी से मेरी गुजारिश है, डॉक्टर स्तुति आप अपना पैगाम दीजिए और साथ ही ये बताइए कि जो हमारी ख्वातीन हैं वो अपने लीवर का किस तरह से ख्याल रखें। एक कोट है, लाइफ लव्स द लिवर ऑफ इट, सो लिव इट। सो लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। ऑलमोस्ट 50% पार्ट अगर आपका लिवर ठीक है तो आप ठीक हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। इनफैक्ट 10 to 20% वेट लॉस से ही लिवर का हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में अगर आपको कोई बीमारी जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या अदर जो भी बीमारियां हैं, उनका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है जो एक वार्निंग साइन है कि आगे जाके, थोड़ा सा आसान लफ्जों में बताइए ताकि प्रोग्राम देखने वाले समझ सकें इसको। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 5 क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें मेजरली अगर आपका खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपको शुगर है, आपको बीपी है, और अगर आपकी कमर के अराउंड, वेस्ट के अराउंड फैट लेवल ज़्यादा है, तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने भी बताई हैं। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ आपको लेके जाता है। ये एक आप अपनी बॉडी को कार का इंजन समझिए, जिसमें एक वार्निंग लाइट आ रही है। ये वार्निंग लाइट मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये आगे जाके बताएगा कि इंजन में आपकी कुछ कमी आ सकती है या बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत सी तकलीफें कर सकता है, जैसे हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, लिवर डिसीजेस और लिवर फेलियर तक भी कर सकता है। हमारे यहाँ पे सोचा जाता है कि लिवर की तकलीफ सिर्फ शराब से एसोसिएटेड होती है, और हमारे देश की फीमेल्स इतना शराब नहीं पीती तो उनको ये लिवर की तकलीफ नहीं हो सकती। तो एक तकलीफ होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जो कि फीमेल्स में 23% तक होती हैं। तो ये इस बीमारी को इग्नोर ना करें, अपने लिवर के लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं, अपने आसपास के अस्पताल में जाएं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएं, टाइम पे खाना लें, अच्छा खाना लें, खाने में प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, होल सीरियल्स लें, ग्रेन्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, होल फ्रूट्स लें, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर सिम्टम्स आते हैं लिवर के, कोई भी सिम्टम जैसे पेट फूलना, खून में उल्टी आना, लैट्रिन के रास्ते खून जाना, गफलत में आना, इन सब तकलीफ़ों से अगर आप गुजर रहे हैं तो इनको इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द अपने लिवर के एक्सपर्ट से मिलें और अपने लिवर का ध्यान रखें। बहुत अच्छे से डॉक्टर स्तुति ने बहुत सारी यहाँ पर बातें बताई, इनका बेहद खास ख्याल रखने की जरूरत है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो जी, खैर मकदम है प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका। अपना सवाल पूछिए, माहिरीन आपको सुनना है, डॉक्टर सुनना है आपको। Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, I want to understand how to identify a fatty liver. Like, is there any Okay. symptoms? Dr. Stuti, this question also relates to you. So how would you like to say about use this? it to go to the doctor. So to diagnose fatty liver, first of all there are symptoms like मैंने बताया पेट फूलना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सेकेंड, आपके वॉमिट में अगर खून आ रहा है तो, अगर आप इजीली कंफ्यूज हो रहे हैं, उसको गफलत में आना बोलते हैं, मेंटल कंफ्यूजन, आपके लैट्रिन के रास्ते खून जा रहा है तो, आपके पैरों में सूजन है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं और आपका मसल मास अगर बॉडी में कम हो रहा है, तो ये सब साइन है कि आप लिवर फेलियर की साइड जा रहे हैं। दूसरा, फैटी लिवर को पता करने के लिए आप बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन जैसे फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और लिवर फंक्शन टेस्ट जैसे नाम की जांचें करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस साइड पे जा रहे हैं। फैटी लिवर रिवर्सिबल कंडीशन है। फैटी लिवर के बाद जो कंडीशंस आती हैं, फैटी लिवर से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में, जो कि सिरोसिस की तरफ लेके जाती है, और सिरोसिस एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो आई विल एडवाइस यू कि उससे पहले आपको
अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस करा के रिवर्सिबल कंडीशन में ही रिवर्स कर देना चाहिए, अदरवाइज ये कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाती है, देन लिवर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन। यहाँ पर डॉक्टर स्तुति ने बहुत ही अच्छे से आपको बताया, फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूँगा डॉक्टर अरहम आपसे। आपका ताल्लुक एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट से है। बहुत सारी जैसे ये हार्मोन की बात करें या फिर डायबिटीज़ की बात करें या फिर थायराइड की बात करें, ये सारी आपसे ही रिलेट करती हैं चीज़ें, आप इनको देखती हैं, तो अपना किस तरह से पैगाम ख्वातीन को देना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, मोटापा, ओबेसिटी को सीरियसली लें, मोटापे को बीमारी समझें। ऐसा नहीं है कि मोटापा लोगों को लगता है हमारे परिवार में चल रहा है, हमारे माँ बाप मोटे थे तो हम भी मोटे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप मोटापे वाली स्टेज पे ही मोटापे को ख़त्म कर लिया तो आगे की बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने, जैसे डॉक्टर स्तुति ने भी बताया, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल, क्योंकि औरतें अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, अपने बच्चों पे ध्यान या अपने परिवार पे ध्यान दे रही हैं, तो डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है अपने खान पान में और अपने एक्सरसाइज में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है मेरा कि मोटापे से बचें। और दूसरा, जैसे प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो रही है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और प्रेगनेंसी के पहले विजिट पे ही शुगर और थायराइड की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हम शुरुआत से मैनेज करेंगे तो आगे प्रेगनेंसी में और आगे बच्चों पे अच्छा असर रहेगा। सो इन बातों का ध्यान रखें और अपने आप को सेहतमंद रखें। तो आप सभी एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप ही तीनों एक्सपर्ट्स का। जैसे कि आज ख़वातीन से जुड़ी हमने बातें की कि मुख्तलिफ अमराज हैं वो कैसे घेर लेते हैं, उनसे कैसे बचा जाए और ख़वातीन अपनी एक अच्छी और ख़ूबसूरत जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजार सकती हैं। वैसे जो खूबसूरती होती है ज़िंदगी की, या फरहान ये कहें कि इंसानी जिस्म की तंदुरुस्ती, सेहत या तवानाई के लिए, खूबसूरती के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है कि हम कैसी ग़िज़ा ले रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कितना खाया, जरूरी ये है कि हमने क्या खाया है, हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, हमारे कितनी है, हमारे वो बहुत उस पे बहुत जरूरी है। है जी, तो हम आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा अगला मौजू क्या होगा। जी हाँ, हमारा अगला मौजू यही होगा कि हमारी ग़िज़ायत कैसी होनी चाहिए, हमारी खान पीन की आदतें क्या होनी चाहिए। और हम आपको वाज़े कर दें कि हुकूमत हिंद की जानिब से पोषण पखवाड़ा 2025 की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंदर आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बेदार करने की ये कोशिश है कि वो अपने खान पान पर और खासतौर से हमारी ख्वातीन, हमारे बच्चे, हम उन पर बात करेंगे किस तरह से ख्वातीन को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसका ख्याल रखना चाहिए, कुपोषण पे बात होगी और बहुत सारी बातें होंगी जो कि महिलाओं से और बच्चों से खास तौर से ताल्लुक रखती होंगी। तो अगला जो हमारा ये मौजू है इसको बिल्कुल भी मिस आप नहीं कीजिएगा, हमारा हेलो डॉक्टर का ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो है hello.ddurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो आपको टिप्स ऑफ द वीक के साथ छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना बेहद खास ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। ब्रेस्ट कैंसर के लिए खुद मुआयना करें और सालाना मैमोग्राफी कराएं। कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ा खाएं। ज़हनी दबाव कम करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा लें और बाकायदा वर्जिश करें। ज़हनी सुकून के लिए नींद पूरी करें और जज्बात का इजहार करें। हम्ल के मसाइल के लिए सेहतमंद ग़िज़ा खाएं और डॉक्टर से मशवरा करें। पानी ज़्यादा पिएं और मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारें।